नमस्कार दोस्तों, एक बार आप लोगों का स्टडी गाइड बाय सत्येंद्र सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैंने आप लोगों से एक दिन पहले वादा किया था कि मैं पॉलिटी के सारे लेक्चर धीरे धीरे लेके आऊँगा। उसी क्रम में आज भारतीय संविधान का पहला टॉपिक प्रस्तावना आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। आइए इसकी शुरुआत करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। सबसे पहले तो पॉलिटी में हमको ये जानना है कि संविधान क्या है। संविधान को बहुत ही सहज भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि फुटबॉल का मैच होता है, उसका नियम होता है कि उसमें बॉल को पैर से किक करना होता है। अगर बॉल हाथ पे लग जाए तो वो पॉइंट मिस हो जाता है और सेकेंड पार्टी को पॉइंट चला जाता है। वॉलीबॉल में क्या होता है, उसमें बॉल हाथ से किक करना होता है, उसमें पैर का यूज नहीं होता। यानी वॉलीबॉल के लिए खेलने के अलग नियम हैं, फुटबॉल के लिए खेलने के अलग नियम हैं। एक में हाथ का यूज करना है, एक में पैर का यूज करना है। उसी तरीके से संविधान जिस देश का बनेगा उस देश में उस देश की शासन प्रणाली को चलाने के लिए कौन कौन से नियम कानून रखे जाएं, कौन से ना रखे जाएं, उसको एक व्यवस्थित ढांचे में रखा जाता है। यानी संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, भारत के लिए लिखित शब्द आप यूज कर सकते हैं क्योंकि भारत में बाकायदा संविधान लिखा पढ़ा गया है। जरूरी नहीं कि हर देश में लिखित संविधान हो। तो एक ऐसा दस्तावेज होता है संविधान जिसमें उस देश की कार्य प्रणाली को, उस देश की प्रशासनिक व्यवस्था को किस ढंग से चलाना है उसका बाकायदा विस्तृत वर्णन किया जाता है। तो संविधान क्या है ये बात हम समझ चुके हैं। अब आते हैं प्रस्तावना पे। प्रस्तावना क्या होता है? आप कोई भी किताब खरीद के लाते हैं, उसका पहला ही पेज प्रस्तावना से शुरुआत होता है। यानी उस पूरे पाठ का सार, प्रस्तावना मींस उस पूरे पाठ का सार। आप प्रस्तावना पढ़ के पूरे संविधान के अंदर किस तरीके की चीजें लिखी गई हैं, हमारे संविधान वेत्ता क्या क्या करना चाहते थे, उन सब के बारे में आप केवल प्रस्तावना पढ़ के ही समझ सकते हैं। ये खूबी होती है प्रस्तावना की। अच्छा, मैं पढ़ाना YouTube पे हजारों लोग लेक्चर दे रहे हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं, अच्छा ही पढ़ाते हैं। मैं चाह रहा हूं कि मैं जो टॉपिक पढ़ाऊं उस टॉपिक से विगत जिस सारी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आए हुए हैं उसको भी इसी टॉपिक के बाद एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे एक बार आप टॉपिक पढ़ लीजिए, उसका पेज में नोट्स बना के पिन करके रख लीजिए, एक टॉपिक समाप्त, उससे आने वाले क्वेश्चन समाप्त। उसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना, इसका तात्पर्य हमने आपको बता दिया कि इसका मतलब होता है कि संविधान का सार। ठीक, भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है इसको प्रस्तुत कब किया गया, पास कब किया गया, लिया कहां से गया, भाषा कौन सी है, ये सारे एक एक प्रश्न हैं। आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो प्रस्तुत कब किया गया एक प्रश्न है, पास कब किया गया एक प्रश्न है, लिया कब गया एक प्रश्न है, भाषा एक प्रश्न है। यानी प्रश्नों के माध्यम से पूरे पाठ को कवर करना ही हमारा लक्ष्य है। कैसे मैंने अपनी तैयारी की, कैसे मैंने प्री निकाला, कैसे मैंने मेंस निकाला, मेरे नोट्स क्या है, मैं कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम पे जब जुड़ूं तो अपने नोट्स भी आप लोगों से साझा करूंगा और इसके पीडीएफ भी दे दूंगा, जिससे आप लोगों को पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो। चलिए शुरुआत करते हैं। जब हमारी संविधान सभा बनके तैयार हुई तो जब उसका चरण दर शुरुआत हुआ तो सबसे पहले 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब इसके अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं तो संविधान सभा की बैठक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में शुरुआत होती है। इसके पहले आप कहेंगे सर शुरुआत तो 9 दिसंबर से हुई थी। हाँ, 9 दिसंबर से हुई थी, लेकिन उस बार जो अध्यक्ष थे वो अस्थायी थे और उस संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे जिनका नाम था सच्चिदानंद शर्मा। तो एक प्रश्न यहां से निकलता है राजेंद्र प्रसाद से और एक प्रश्न निकलता है सच्चिदानंद शर्मा से। 9 दिसंबर 11 दिसंबर, उसके बाद इस प्रस्तावना को प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में। व्यापक विचार विमर्श के बाद यह प्रस्तावना 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा से पास हो जाती है। अब आप पूछेंगे कि सर प्रस्तावना
ली कहां से गई है? तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में कम से कम 50 से 60 देशों से चीजें ली गई हैं, लेकिन उन चीजों को भी भारतीय संविधान वेत्ताओं ने अपने हिसाब से रखा है। ऐसा नहीं कि वहां से उठाया और हूबहू रख दिया, उसमें इस देश की परिस्थिति के हिसाब से जो भी संशोधन करना पड़ा उस हिसाब से लिया। तो प्रस्तावना को लिया तो यूएसए से लिया, लेकिन इसकी भाषा कहां से ली गई? ये ऑस्ट्रेलिया से। आप देखेंगे इसमें भी ए है, इसमें यस है, इसमें यू है, इसमें भी ए है, इसमें भी यस है, इसमें भी यू है। भूलना नहीं चाहिए कभी। ऑस्ट्रेलिया यूएसए, ऑस्ट्रेलिया यूएसए। ठीक, तो ये हो गई प्रस्तावना। प्रस्तुत कब की गई संविधान सभा में, पास कब की गई, किस देश से लिया गया, इसकी भाषा कहां से ली गई, ये सारी चीजें हम अच्छी तरीके से जान चुके हैं। अब बहुत बेसिक थोड़ा सा इसको हम बेसिक के साथ साथ थोड़ा डिफाइन करके पढ़ते हैं। संविधान के प्रस्तावना जो डायरेक्ट लिखी गई है कि हम भारत के लोग, उसको भी मैंने थोड़ा सा कैटेगराइज करने का प्रयास किया कि कैटेगरी बनाने से वो हो सकता है आप लोगों को पढ़ने में थोड़ा सा आसानी दे। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक, हमने इसको 3 भाग में बांट दिया। पहला, सत्ता का स्रोत क्या होना चाहिए। दूसरा, सत्ता का स्वरूप क्या है। तीसरा, शासन का लक्ष्य क्या है। यानी जब हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो 3 बातें यहां से हमको तुरंत प्राप्त हो जाएंगी। क्या? कि आखिर ये जो प्रस्तावना है इसका स्रोत क्या है, पावर किसके पास। दूसरा, इसका स्वरूप क्या है, इसका नेचर क्या है। और तीसरा, शासन का गोल क्या होगा, कैसी हम व्यवस्था इस संविधान में रखना चाहेंगे। तो सत्ता का स्रोत यहां से शुरुआत होती है, हम भारत के लोग यानी आम जनता। सत्ता का स्रोत हम भारत के लोगों में शामिल है, ये यहाँ की खूबी है। सत्ता का स्रोत हम भारत के लोगों में शामिल है, ये यहाँ की खूबी है। शुरुआत होती है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, हम भारत के लोगों से शुरुआत होती है। ये भी प्रश्न बनता है कि पहला कहां से संविधान में प्रस्तावना की शुरुआत की जाती है और सत्ता का स्रोत किसमें केंद्रित है। तो सत्ता का स्रोत हम भारत के लोग में केंद्रित है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, सत्ता का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कैसा है भारतीय संविधान में। तो पहली बात, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। अब इसको डायरेक्ट आप याद कर लें उससे बहुत बेटर होता है कि एक बार थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको अगर हम समझ लेंगे तो फिर कभी इसको भूलना नहीं। उस क्रम में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कोई देश कब होता है, कोई देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तब होता है जब वह देश अपने आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में पूर्ण रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। भारत जब देश आजाद हुआ तो उस स्थिति में था, इसलिए ये पॉइंट रखा गया कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। इसलिए ये पॉइंट रखा गया, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। दूसरी बात, ये आप देख रहे होंगे, दूसरा लिखा है समाजवादी, तीसरा पॉइंट लिखा है पंथ निरपेक्ष। जो हमारा मूल संविधान है उसमें ये 2 पॉइंट उस समय नहीं थे। यानी जब मूल संविधान हमारा बनके तैयार हुआ तो उस समय ना तो उसमें समाजवादी शब्द लिखा था और ना ही उसमें पंथ निरपेक्ष लिखा गया था। आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों, अगर नहीं उस टाइम था तो बाद में क्यों हो गया। वास्तव में जो समाजवादी अवधारणा है, हमारा देश तुरंत का तुरंत आजाद हुआ था और उस समय भारत के संविधान भी ऐसी कोई एक ढांचागत व्यवस्था नहीं बनाना चाहते थे भारत के लिए कि भारत उसी व्यवस्था में ढल के ग्रोथ करे। वो एक स्वतंत्र वातावरण देना चाहते थे, तो उस समय वो समाजवादी व्यवस्था नहीं लेके आए, उन्होंने इसको स्वतंत्र छोड़ दिया। क्योंकि तुरंत देश आजाद हुआ था तो उसको किसी ढांचे में बांधना हो सकता था कि उसके विकास में बाधक हो जाए, इसलिए ये व्यवस्था तुरंत की तुरंत नहीं लाई गई। पंथ निरपेक्ष की व्यवस्था देश आजादी के बाद तुरंत नहीं लाई गई। यानी मूल संविधान में क्या लिखा था,
हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यानी ये दो बातें उस टाइम नहीं जोड़ी गई। आगे चलिए, लोक पंथ निरपेक्ष क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद। समाजवाद पहले बता दें क्या होता है, एक लाइन में, बहुत व्यापक है, इसका वर्णन नहीं करेंगे। समाजवाद मीन्स होता है कि जो भी संसाधन है, जो भी उत्पादन के साधन हैं, उनका न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। यानी जो उत्पादन के साधन हैं वो किसी एक ही व्यक्ति में सेंट्रलाइज ना हो जाए। जो भी व्यवस्थाएं हों, गरीबों के लिए हों, बेरोजगारों के लिए हों, ऐसा ना हो कि एक ही व्यक्ति पूरे शासन की सत्ता अपने हाथ में ले ले। ये व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था में ना हो, इसलिए इसको हटाया गया उस टाइम। तीसरा, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष मतलब होता है कि राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा। पंथ निरपेक्ष कौन होगा? राज्य होगा। यानी राज्य किसी भी धर्म को ना तो उठाने की कोशिश करेगा और ना ही उसको दबाने की कोशिश करेगा। अब कुछ लोग पूछते हैं कि सर यहाँ पे धर्म निरपेक्ष क्यों नहीं लिखा गया? धर्म निरपेक्ष, जो भारत में धर्म शब्द आता है ये पितृ धर्म में लिखा रहता है। पितृ धर्म यानी कर्म का भारत में धर्म से जुड़ाव माना गया है। और धर्म निरपेक्ष यानी राज्य धर्म निरपेक्ष हो जाएगा, थोड़ा सा नेगेटिव भाव आ रहा था, इसलिए वहां पे पंथ निरपेक्ष की बात की गई। ठीक, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आपने समझ लिया, समाजवादी आपने समझ लिया कि उत्पादन के साधन जो है वो एक ही व्यक्ति में केंद्रीकृत ना होके उसका समान बंटवारा किया जाए। तीसरा, पंथ निरपेक्षता हो गई, यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। लोकतंत्रात्मक, आप जानते हैं लोकतंत्रात्मक मीन्स जनता का शासन होता है। और गणराज्य शब्द, ये शब्द आप लोग बहुत बार सुनते हैं। 26 जनवरी को गणराज्य मनाया जाता है। बहुत से लोगों को यही नहीं मालूम होता है कि स्वतंत्रता और गणतंत्रता में अंतर क्या होता है। तो गणतंत्र शब्द ऐसे ही नहीं रखा गया संविधान में। गणतंत्र इसलिए रखा गया क्योंकि जिस देश में गणतंत्र, जो देश गणतंत्र होगा उस देश के मुखिया का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होता है, यानी उस देश का मुखिया जो है वो चुना जाता है। तो भारत में गणतंत्र है, इसका मतलब यहाँ पे देश का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का क्या होगा? निर्वाचन होगा। ब्रिटेन की तरह से यहाँ पे वंशानुगत महारानी राष्ट्र की मुखिया नहीं बनती जाएंगी। भारत में गणतंत्र है, इसका मतलब यहाँ का जो मुखिया है उसका क्या किया जाएगा? निर्वाचन किया जाएगा। ये 5 पॉइंट सत्ता के स्वरूप भारतीय संविधान विदों ने बहुत व्यवस्थित ढंग से रखे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये पॉइंट जो दो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, इसको मैं आप लोगों को यही बता दूं कि भारतीय संविधान में 3 पॉइंट के बाद जो 2 शासन के स्वरूप में जोड़े गए, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी के समय में जोड़ा गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। इसको मैं अभी पूरे टॉपिक के बाद एक बार अलग से भी पूरे अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। टॉपिक से संबंधित 5-6 विद्वानों के एक लाइन के स्टेटमेंट हैं जो सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं कि किसने प्रस्तावना को आत्मा कह दिया, किसने इसको जन्म कुंडली कह दिया। इस प्रस्तावना से संबंधित 2 वाद हैं, 2 वाद भी हैं जिसको मैं इसके बाद उसको भी कवर करूंगा। तो सारी चीजें मैं एक क्लास में कवर करके आप लोगों को फिर भविष्य में इस टॉपिक से कोई समस्या ना हो 30, 25, 30 इसके क्वेश्चन भी करा दूंगा, तो ये टॉपिक पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो सत्ता का स्वरूप हम जान चुके हैं। ठीक, अब आते हैं कि शासन का लक्ष्य क्या है। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आते हैं कि भारत संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। प्रश्न बनता है कि क्या भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में धार्मिक न्याय की भी बात की गई है? नहीं की गई। यही आता है। 4 विकल्प होते हैं, आपको कोई चौथा विकल्प धार्मिक न्याय दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इन चारों में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो कौन सा नहीं है?
धार्मिक न्याय भारत की प्रस्तावना नहीं है। 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक, आगे चलते हैं। स्वतंत्रता, ये जब मैं पेपर दे रहा था मेरे पेपर में भी आया था, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो नॉर्मली लोग याद करते हैं, उसने गिनती पूछ लिया। तो भारतीय संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। कौन कौन सी स्वतंत्रता? सबसे पहले आपका विचार क्या है, आपकी विचार की स्वतंत्रता। दूसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा, विश्वास की स्वतंत्रता। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता। पांचवा, उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति क्या होती है? जो आपके मन में विचार आता है उसको आप लिखित रूप से, मौखिक रूप से, जिस भी तरीके से व्यक्त करते हैं वो आपकी अभिव्यक्ति हो जाती है। विश्वास हो गया आपको, धर्म हो गया, कौन सा धर्म आप मानेंगे, ये सब आपकी स्वतंत्रता इसमें दी गई है। अच्छा, इसके सबके जो है अनुच्छेद बनाए गए हैं, इसीलिए मैंने कहा कि प्रस्तावना जो है सार है। ये आपको आर्टिकल 19 में मिलेगा, स्वतंत्रता में विचार और अभिव्यक्ति। ये धर्म आपको आर्टिकल 25 से 28 में मिलेगा। सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं दी गई है पूरे संविधान में, जब हम आगे पढ़ेंगे, इसीलिए प्रस्तावना इसका सार होता है। तीसरा, समता। समता में 2 पॉइंट है। कौन कौन से? किस किस चीज की समता? प्रतिष्ठा की, अवसर की। प्रतिष्ठा की समता मतलब भारत के नागरिकों को, जैसे डॉक्टर को हम अलग से सम्मान देते हैं, इंजीनियर को सम्मान देते हैं, तो हर व्यक्ति की अपनी प्रतिष्ठा है। उसी तरीके का सम्मान एक रिक्शा चलाने वाले को मिले, उसी तरीके का सम्मान दुकानदार को मिले, ऐसी व्यवस्था की जाए। अवसर की सुविधा, सारे व्यक्ति को समान अवसर मिले। समाजवाद भी यही कहता है कि न्यायपूर्ण व्यवस्था हो, सारे संसाधनों का समान वितरण हो, यानी सबको समान अवसर मिले सर्वाइव करने के लिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारतीय संविधान जो है उसमें प्रस्तावना का बड़ा व्यापक रोल है, और एक केवल प्रस्तावना पढ़ के हम पूरे संविधान का सार बड़ी बखूबी से निभा सकते हैं कि सत्ता का स्रोत क्या होगा, हम भारत के लोग, यानी पूरी की पूरी ताकत भारत की जनता में है। उसके स्वरूप क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य है भारत, और 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 2 प्रकार की समता है। तो इस तरीके से भारत की संविधान में प्रस्तावना का जिक्र किया गया। तो कहता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा यहाँ के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समता दिलाने के लिए व्यक्ति में राष्ट्र की गरिमा, एकता और अखंडता को, एक शब्द इसमें आपको अभी आगे और मिलेगा, और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं? 3 बात यहाँ पे लिखी गई है, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। कब? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए इस 26 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है? विधि दिवस के रूप में, विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जब पूछा जाए परीक्षा में कि हमने भारत के संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मार्पित किया, तो 26 नवंबर 1949 को किया। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत का संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ, पूर्ण रूप से लागू हुआ, तो कब पूर्ण रूप से लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। ये दोनों बड़ा बेसिक सा अंतर होता है, लेकिन क्वेश्चन आता है तो हड़बड़ी में, उस समय प्रेशर होता है परीक्षा का, तो शायद गलती हो सकती है, इसलिए मैंने इसको अलग से डिफाइन कर दिया। ठीक, तो इतनी बातें जान चुके हैं। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि 2-3 पॉइंट संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। इसकी बहुत छोटी सी कहानी है, मैं बता देता हूँ। 42वां जो संविधान संशोधन है, इसको मिनी संविधान कहते हैं।
इंदिरा जी का समय था और इंदिरा जी ने इतने व्यापक स्तर पे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में संशोधन किया कि उसको उस समय विद्वानों ने मिनी संविधान कहना शुरू किया। तो 42वां संविधान संशोधन जहां जहां आएगा पूरे टॉपिक में मैं उसकी जिक्र करूंगा ही करूंगा। यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 चीजें जोड़ी गई। नंबर 1 समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 चीज। और ये 42वां संविधान संशोधन कब पास हुआ? 1976। कम से कम 500 बार ये प्रश्न पूछा गया होगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 और पूरे संविधान में अनगिनत बार इसका जिक्र होगा। आप लोग उस टाइम इसको देखेंगे। तो संविधान की प्रस्तावना से संबंधित ये डिटेल बात थी, जो एक बार अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या होती है संप्रभुता, क्या होता है समाजवाद, क्या होती है पंथ निरपेक्षता, क्यों हमने धर्म निरपेक्षता नहीं लिखा, क्या होती है पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र क्या है, गणतंत्र क्या है, ये सारी चीजें मैंने बता दिया। उसके शासन के लक्ष्य क्या हैं। इस टॉपिक से ये थ्योरेटिकल पार्ट है। अब आजकल क्वेश्चन इतने सीधे सीधे नहीं आते हैं कि कहां से लिया गया, कहां से दिया गया, ये सब तो आता ही आता है। इसके बाद ऐसे पूछा जाता है कि उसका स्रोत क्या है, उसके स्वरूप क्या है। डीपीएसपी में आप पढ़ेंगे तो गांधीवाद क्या है। तो ऐसी सारी चीजें मैंने ब्रीफ आपको एनालिसिस करा दिया। अब इसमें पॉइंट वाली चीजें बचती हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को के.एम. मुंशी ने क्या कहा, इसको हृदयनाथ कुंजरू ने क्या कहा, इसको उस समय के जज साहब थे हिदायतुल्लाह साहब ने क्या कहा। तो ऐसे 5-6 पॉइंट ये हैं। उसके बाद 2 वाद इस प्रस्तावना से पूछे, डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि प्रस्तावना से 4 वाद दे देगा, 3 वाद दे देगा कि इसमें प्रस्तावना से संबंधित कौन से वाद है। तो एक बेरूबारी संघ का वाद है 1960 का, और दूसरा केशवानंद भारती वाद, जो पूरे संविधान की जड़ आप मान लीजिए वादों में हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है, केशवानंद भारती वाद 1973। जिसके बाद ही, उसी वाद के डिसीजन के बाद ही इंदिरा जी ने 1976 में इस तरीके से 42वां संविधान संशोधन किया। और तमाम जितने खंड थे सब में कुछ ना कुछ संशोधन, कुछ ना, मैं कोशिश करूंगा कि 42वां संविधान संशोधन का एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा कि 42वां संविधान संशोधन जहां जहां किया गया है उसको मैं एक ही जगह आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। तो इस तरीके से ये सारी बातें हो गई हैं। अब हम जो है आपको पॉइंट वाइज जो 5-6 चीजें हैं उसको दिखा देते हैं, और एक बार थ्योरेटिकली इस घटना चक्र लेकर या जो भी इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए, हमने 5-6 पॉइंट आपसे कहा था कि डायरेक्ट पेपर में आते हैं, उसको मैंने यहाँ पे नोट किया है। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको कोशिश करिए कि एक ही बार में याद हो जाए। पहला, प्रस्तावना एक पवित्र दस्तावेज है। पवित्र दस्तावेज की बात की गई है। इसको किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा कि प्रस्तावना एक पवित्र दस्तावेज है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति, जो 7 सदस्यीय समिति थी, उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा। दूसरा, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा? परिचय पत्र N.A. पालकीवाला, उस समय के जाने माने वकील थे। जैसे आज के समय में अभी देहांत हुआ राम जेठमलानी साहब थे बड़े वकील, वैसे N.A. पालकीवाला साहब वकील थे। तो परिचय पत्र से आप यहाँ से जोड़ लीजिए कि वकील लोग गले में परिचय पत्र वगैरह टांगे रहते हैं। उस समय पेपर के समय ये सब बहुत काम आता है। तीसरा, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। दीर्घकालिक सपनों का विचार है, इसको कहा है सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर साहब ने। इस प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। चौथा, प्रस्तावना हमारे संप्रभु गणतंत्र, बताया ना हमने पहले भी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसी को संप्रभु भी कह दीजिए। और गणतंत्र की क्या है? जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली है, इसको कहा है के.एम. मुंशी ने। ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, जिन्होंने उस समय प्रस्तावना को जो बातें प्रस्तावना के बारे में कही वो डायरेक्ट बातें हैं। और लास्ट है, उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा
किसने कहा है? न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह साहब ने 1965 में एक वाद, जब मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा तो उसमें आएगा गोलकनाथ का, 1967 में शायद। तो उस समय जो है न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह साहब ने कहा था कि उद्देशिका जो है ये संविधान की मूलात्मा। तो ये 5 चीजें हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। उसके बाद प्रस्तावना में 2 वाद जो बड़े फेमस हुए, वो एक है वेणुवाणी संघ 1960 का वाद और एक है केशवानंद भारती 1973। वेणुवाणी संघ का मतलब क्या है? वेणुवाणी जो है, वेणुवाणी संघ ये पश्चिम बंगाल का एक स्थान था जिसको पाकिस्तान, उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान था, आज के समय का बांग्लादेश, सौंपने की बात हो रही थी। तो लोग कोर्ट गए, उन्होंने कहा कि सर जैसे कि जैसा आप जो है क्या हम लोग संप्रभु हैं, तो इसका क्या मतलब है कि कोई अपना क्षेत्र किसी को दे भी सकते हैं। तो उस सेंस में प्रस्तावना के लिए कहा गया था कि प्रस्तावना जो है ये दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि ये उद्देशिका या प्रस्तावना ये संविधान का भाग नहीं है। तो सबसे पहले इसी वेणुवाणी संघ में कहा गया था कि संविधान का भाग उद्देशिका नहीं है। उद्देशिका क्या है? उद्देशिका जहां पे संविधान की भाषा असंदिग्ध है, पढ़ने लिखने में अस्पष्टाली, वहां पे आप इस उद्देशिका को लेकर कोई अपना डिसीजन दे सकते हैं, लेकिन उद्देशिका जो है संविधान की भाषा वो भाग नहीं है। दूसरा केशवानंद भारती, सबसे पॉपुलर बात है, इसी में सबसे पहले 2-3 चीजें कही गई थी। सबसे पहले कि ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है। इसमें भाग नहीं था, इसमें भाग है। संविधान में प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। और दूसरी बात इसमें क्या कहा गया कि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तन संभव, लेकिन मूलभूत ढांचा ना बदले। 2 बार, यानी प्रस्तावना में परिवर्तन आप कर सकते हैं, सरकार प्रस्तावना में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन उसका मूलभूत ढांचा मतलब होता है कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है, वो उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए, उसकी जो मूल भावना है वो नहीं बदलनी चाहिए। तीसरी बात इसी में कहा गया था कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं, न्याय योग्य नहीं। इसका मतलब है कि प्रस्तावना को आधार बना के आप कोर्ट में अपनी बात बहुत मजबूती से नहीं रख सकते हैं। तो केशवानंद भारती का ये पॉइंट बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में कि किस वाद में मूलभूत ढांचे की बात की गई है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर की बात की गई है, तो वो केशवानंद भारती वाद में की गई है। तो इस तरीके से प्रस्तावना, हमने ब्रीफ नॉलेज की प्रस्तावना है कि अब जैसे प्रस्तावना शुरू से लास्ट तक क्या लिखी गई है, आप बुक लेंगे, कोई भी एक रेफरेंस बुक ले लीजिए, उसमें हम भारत के लोग से शुरू होता है, लास्ट तक आता है कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं इस तिथि को। एक चीज छूट रही थी, वो है कि प्रस्तावना में किस संवत की बात की गई है। तो जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें विक्रमी संवत लिखा है। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे जहां तक याद आ रहा है, विक्रमी संवत, जबकि भारत सरकार शक संवत यूज करती है, लेकिन यहाँ पे विक्रमी संवत लिखा गया है। तो 5 पॉइंट ये, इससे संबंधित 2 वाद और विक्रमी संवत। इसके बाद जितना मैंने इसके पहले सारी चीजें बताई हैं, ये सब आप एक साथ एक नोट्स बना लेंगे, और मुझसे कहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि अपना जो मैंने नोट्स बनाया था उसको मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूं, तो नोट्स बनाने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। इसके बाद मेरे कहने पे इतना काम करिए कि आप लोग घटना चक्र उठाइएगा, और घटना चक्र में इस टॉपिक से क्वेश्चन नंबर 1 से लास्ट तक सॉल्व करिए, और अगर उसमें कोई नई बात मिलती है तो इस पूरे टॉपिक के बाद उसको पॉइंट बना के एक जगह बॉक्स बना के लिख दीजिए और इस टॉपिक को रख दीजिए। अब इसको आप 20 दिन, 25 दिन, 15 दिन पे एक बार ससरी निगाह से देखेंगे, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और इसके बाद हम जल्दी ही आपके बीच नागरिकता, छोटे छोटे पहले 2-4 लेक्चर लेके आएंगे, उसके बाद
कोशिश करेंगे कि कोई एक बड़ा टॉपिक उठाएं। तो जैसे ही आपके बीच समय मिलता है, नागरिकता वाला टॉपिक लेके मैं जल्दी ही आपके बीच आऊंगा। बस आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि आप लोग मेरे इस चैनल को स्टडी गाइड बाय सत्येंद्र सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। उसके बाद बेल आइकन बगल एक घंटी बनी होगी उसको क्लिक करिएगा, तो जब भी मैं कुछ नई अपडेट डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। और इसको लाइक करिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे मेरा ये पहला लेक्चर है, तो हो सकता है कुछ इसमें कमियां हुई हो, तो कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझको ये भी बता दीजिएगा कि क्या कमियां हैं या पढ़ाने के तरीके में क्या सुधार करूं। इन बोर्ड मार्कर पेन वगैरह में कोई अगर दिक्कत हो तो जो भी आप लोग सुझाव देंगे उसके हिसाब से आपको जो है मैं अगला लेक्चर जल्दी आपके बीच में लाऊंगा। धन्यवाद।